हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 8 ऑफ आईएमयू सीरीज। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स एंड उनके कंपाउंड्स के बारे में। तो आज का जो लेक्चर होगा वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही होगा क्योंकि हम यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो ये जो हाइड्रोजन है, अगर मैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँ, पहले तो देखो हाइड्रोजन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो हमारे पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। ठीक है, और देखा जाए इसकी जो पोजीशन है वो भी गलत है। गलत किस हिसाब से? क्योंकि अगर मैं इस वाले ब्लॉक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमें सारे के सारे देखने को मिलते हैं मेटल्स, और यहाँ पे हमें सारे के सारे देखने को मिलते हैं नॉन मेटल्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है ना। ठीक है, लेकिन हमने उसको किसके साथ रख दिया, मेटल्स के साथ रख दिया। लेकिन मेटल के साथ क्यों रखा? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हमें H पॉजिटिव में भी देखने को मिलता है एंड H नेगेटिव फॉर्म में भी देखने को मिलता है। ज्यादातर हमें ये H पॉजिटिव स्टेट में देखने को मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे ग्रुप 1 के बारे में बात करूं तो ग्रुप 1 में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो भी क्या शो कर रहे होते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। तो देखा जाए कई हद तक इसकी पोजीशन ठीक है, लेकिन इसको मेटल के साथ प्लेस कर दिया गया, इसलिए हम बोल देते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो गड़बड़ है। अब यहाँ पे अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो एक कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है एंड ऑर्डरलेस होता है, और साथ में पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना दो टर्म्स आ रही है, क्या क्या, एक तो पोलर आएगी टर्म, ठीक है, एक तो क्या आ रही है अपने पास, पोलर, और एक टर्म हमारे पास आती है नॉन पोलर। तुम इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एक चीज पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे मान लो यही है, ठीक है, इसके दो पोल्स हैं, ठीक है, और जो दोनों के दोनों पोल्स है वो अलग अलग पोल्स हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पोलर बोल देंगे। लेकिन मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें दो हमें अलग अलग पोल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन पोलर। तो देखो इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे पोलर के अंदर हम क्या बोलते हैं, मान लो मेरे पास यहाँ पे है HCl, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि इसके ऊपर हमें कैसा चार्ज देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। और हाइड्रोजन के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। तो हमें यहाँ पे दो पोल्स में एक साइड देखने को मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज, एक साइड देखने को मिल रहा है नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम इसको बोल देते हैं पोलर। अगर मान लो मैं NaCl के बारे में बात करूं तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि ये भी क्या हो गया, हमारे पास पोलर हो गया। लेकिन जब भी हम नॉन पोलर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि चार्जेस नहीं होते। अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस यानी कि HH। अब मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा, राइट। यानी कि ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो देखो हम हमेशा क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर कोई पोलर चीज है वो पोलर में ही घुलेगी, नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। अब अगर मैं पानी के बारे में बात करूं तो पानी कैसा है, पानी है पोलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर 2 नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज हमें देखने को मिलता है, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, पोलर। तो पोलर के अंदर कौन सी चीज डिसॉल्व होगी, जो खुद क्या होगी, जो खुद होगी पोलर इन नेचर, ठीक है। तो हाइड्रोजन बीइंग नॉन पोलर, क्या वो पानी के अंदर अच्छे से घुल पाएगा, नहीं घुल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखा जाए तो ये जो डाइहाइड्रोजन है ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखने को मिल रही है एंड जिसकी वजह से उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। यहाँ पे एक टर्म क्या लिखी हुई है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या बोला, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन डिसोसिएशन एनर्जी,
राइट। तो बेसिकली हमने बताया यहाँ पे क्या बोला, हमारे पास यहाँ पे मान लो कोई भी बॉन्ड था, चलो हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन की ही बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अगर मुझे इसको तोड़ना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। मान लो मुझे इस पेन को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी इसके ऊपर। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है ताकि हम एक बॉन्ड को तोड़ सके। तो अगर मान लो मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है तो हम क्या बोलेंगे, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और अगर मान लो मुझे एनर्जी कम लगानी पड़ रही है तो उसको हम बोल देंगे लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन हम हाइड्रोजन के हिसाब से क्या बोलते हैं कि उसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। ठीक है, और साथ के साथ लिटमस पेपर के लिए न्यूट्रल होता है। लिटमस पेपर बेसिकली एसिड और बेस का इंडिकेटर होता है। तुमने पढ़ा भी होगा कि अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो यानी कि वो सब्सटेंस कैसा हो जाता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। और अगर कोई सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर होगा वो। ठीक है, तो ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मेटल्स के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इन सब के साथ कंबाइन करता है तो ये हाइड्राइड्स बना देता है, यानी कि NaH बना देगा। तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड बन गया, या पोटेशियम का हाइड्राइड बनाएगा, या कैल्शियम का हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे देखो तब इसके ऊपर जैसे NaH लिखा हुआ है ना, तो Na के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। H के ऊपर अब क्या चार्ज आएगा, माइनस। वैसे तो हमने क्या बोला था कि H पॉजिटिव हमें ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर चार्ज हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। एंड इसी की वजह से हम बोल देते हैं कि ये हाइड्राइड बनाता है, विच आर आयोनिक इन नेचर। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं पानी के बारे में। तो देखा जाए हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ज्यादातर पार्ट जो होता है हमारा वो किसका बना हुआ होता है, पानी का बना हुआ होता है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में भी बात करूं तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो अप्रोक्सीमेटली 65% जो है वो वाटर की बनी हुई होती है। कुछ प्लांट्स उनमें तो 95% तक पानी पाया जाता है। रेन वाटर की बात करें तो ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है पानी का। इसके साथ साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ये बेसिकली बताते हैं कि हमारा जो वाटर है वो हार्ड होता है। इसको ना थोड़ा सा समझते हैं कि हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या होता है। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पानी है ये दो तरीके का हमें देखने को मिलता है। एक तो हमें देखने को मिलता है सॉफ्ट वाटर और एक हमें देखने को मिलता है हार्ड वाटर। जब भी हम सॉफ्ट वाटर के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन ये जो हार्ड वाटर है उसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो प्रेजेंट होती है। और हम यहाँ पे मेनली जो इम्प्योरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मुझे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को डिस्टिंग्विश करना है ना, तो हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोप। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो सोप है वो सॉफ्ट वाटर के साथ झाग बनाएगा, लेदर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हार्ड वाटर के साथ ये लेदर प्रोड्यूस यानी कि झाग प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है एंड हार्ड वाटर कौन सा होता है। ठीक है, और जनरली हम बोलते हैं कि जो रेन वाटर है वो सॉफ्ट वाटर के अंदर आता है। अब हमने ये तो बोल दिया कि ठीक है इम्प्योरिटीज नहीं, अब हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे हार्ड वाटर के बारे में जिसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। तो ये जो पानी की हार्डनेस है ना वो भी हमें दो तरीके की देखने को मिलती है। एक तो हमें देखने को मिलती है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, और एक हमें देखने को मिलती है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको मैं नीचे कर देती हूँ। तो एक हमारे पास क्या थी, टेम्पररी हार्डनेस, एंड एक हमारे पास क्या है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जब भी हम यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि पानी के अंदर कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स यानी कि HCO3। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं परमानेंट हार्डनेस की बात करूं तो इसके अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा,
तो इसके अंदर मुझे देखने को मिलता है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या क्या बोला हमने? क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये नाम क्यों पड़ा? टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। चलो तुमने ये तो देख लिया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज है, लेकिन एक जगह कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है और एक जगह हमारे पास क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स प्रेजेंट है, राइट। तो देखो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि टेम्पररी हार्डनेस जो होती है ना, टेम्पररी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पानी को जब हम बॉईल करते हैं ना तो टेम्पररी हार्डनेस हट जाती है। तुमने देखा होगा कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो कभी कभी बर्तन में ना व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट जमा हो जाते हैं, वो इंडिकेटर है कि जो पानी है वो हार्ड वाटर था। लेकिन जब तुमने उसको बॉईल किया तो उसमें जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट थे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो निकल गए, वो प्रेसिपिटेट आउट हो गए, यानी कि अब जो पानी है वो सॉफ्ट वाटर है। लेकिन जब हम परमानेंट हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो चाहे तुम पानी को जितना मर्जी बॉईल कर लो, लेकिन ये जो परमानेंट हार्डनेस है वो नहीं जाएगी। तुम इसको हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हो। वॉशिंग सोडा यानी कि डिटर्जेंट के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो देखो हमने यहाँ पे क्या बोला कि सोप से हम सॉफ्ट वाटर और जो हार्ड वाटर होता है उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। हार्ड वाटर जो होता है वॉशिंग सोडा से हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों के अंदर ही झाग बनाता है। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, काल्गन मेथड होता है, आयन एक्सचेंज मेथड होता है, परम्यूटेड मेथड होता है, जिससे हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, बट बॉइलिंग से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। और ना एक और चीज याद रखना, देखो हार्ड वाटर में हमने क्या बोला कि इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। एक और वर्ड आता है, हम उसको बोल देते हैं हेवी वाटर। तो हार्ड वाटर और हेवी वाटर में फर्क होता है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हम हेवी वाटर के बारे में बात करते हैं तो वो होता है D2O। तुमने पढ़ा होगा कि भाई ये जो हमारा हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक तो होता है प्रोटियम, ठीक है, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है हमारे पास ट्रीटियम। ठीक है, प्रोटियम देखा जाए यहाँ पे हम सबको एच 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 करके डिनोट कर सकते हैं। सबका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 है। यहाँ पे एटॉमिक मास 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ड्यूटीरियम को हम डी से भी डिनोट कर देते हैं, ट्रीटियम को हम टी से भी डिनोट कर देते हैं। तो बेसिकली जो हैवी वाटर है वो क्या है? ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है। तो ये चीज याद रखना कि हैवी वाटर अलग होता है एंड हार्ड वाटर जो होता है वो अलग होता है। अब इसको पढ़ो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स का प्रेजेंट होना, ठीक है, और वो बेसिकली हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, क्लोराइड की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में पानी के अंदर, वो पानी को हार्ड बना देता है। जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं देता, यानी कि झाग नहीं बनाता। जो हार्ड वाटर होता है वो स्कम यानी कि प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है सोप के साथ, और वो लॉन्ड्री के लिए अनसुटेबल होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे फ्यूल्स के बारे में। तो अगर मैं ओरिजिन के हिसाब से बात करूं तो हमें 2 तरीके के फ्यूल देखने को मिलते हैं, प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो नेचर से हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं ना, उनको हम प्राइमरी फ्यूल बोलते हैं। जैसे वुड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचर से डायरेक्टली हम ऑब्टेन करते हैं उसको। सेकेंडरी फ्यूल का मतलब क्या हो गया कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी फ्यूल आ गया था, जैसे पेट्रोलियम मेरे पास आ गया, अब उसकी भी प्योरिफिकेशन करना और उससे अलग अलग प्रोडक्ट लेना, उसको सेकेंडरी फ्यूल बोलते हैं। जैसे पेट्रोलियम मेरे पास क्या था? प्राइमरी फ्यूल था, लेकिन पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, कैरोसिन बनता है, तो ये किससे बन रहे हैं? प्राइमरी फ्यूल से बन रहे हैं ना, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी फ्यूल। वाटर गैस के बारे में बात कर लो, कोल गैस के बारे में बात कर लो, तो ये सारे के सारे सेकेंडरी फ्यूल के अंदर आते हैं। तो ये वो फ्यूल्स हैं जो कि प्राइमरी फ्यूल से ऑब्टेन किए जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमारे जो कंपाउंड्स है जिसके अंदर हमें कार्बन देखने को मिलता है, हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, उनके डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और साथ में ये बहुत टाइम से चला आ रहा है कि अर्लियर टाइम्स में जो केमिकल सब्सटेंसेस है जो भी लिविंग बींग्स में पाए जाते थे ना, पहले हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे, लेकिन अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गया, हम बोलते हैं कि जिसके अंदर भी हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर मैं मीथेन के बारे में बात करूं, यानी कि CH4 के बारे में, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इथेन के बारे में बात करूं, इथेन के अंदर हमें कितने कार्बन देखने को मिलेंगे? 2। एंड उसके अलावा हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? 6 हाइड्रोजन।
इथीन के बारे में बात करूं तो कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। इथाइन में हमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। एक चीज यहाँ पे याद रखना, इसको यहाँ पे करते हैं। एक चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है, हमने अभी अभी क्या बोला कि हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक क्या होते हैं हमारे पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने यहाँ पे क्या बोला कि वो कंपाउंड जिनके अंदर हमें देखने को मिलता है कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हमने क्या बोल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया, राइट। इवन यहाँ पे जहाँ पे हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं ना, इनको हम और क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो हमें देखने को मिलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक हमें देखने को मिलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम बात करते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग की, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कार्बन कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम बोल देते हैं एल्केन, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है उनको हम बोल देते हैं एल्कीन, एंड कार्बन कार्बन जिसमें हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है उनको हम बोल देते हैं एल्काइन। और इनका जो जनरल फॉर्मूला है ना, वो हमें याद करना होता है। यहाँ पे एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पे आता है Cn, दो हाइड्रोजन कम करते जाओ, ठीक है, CnNH2n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास CnH2n-2, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन, ठीक है, इस तरीके से हुआ क्योंकि टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, तो राइट। तो देखो कार्बन कितने नजर आ रहे हैं हमें, दो, और अगर मैं इसके हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से जाऊं 2n, यानी कि 2 का डबल कर दो कितना हो गया 4, उसमें 2 प्लस कर दो कितना हो गया 6 हो गया। तो C2H6 अगर तुम काउंट करोगे तो हाइड्रोजन भी हमें यहाँ पे कितने देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एल्कीन में चलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन क्या है उसके डबल है। यहाँ पे कार्बन दो थे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से बात करूं तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एच जाएगा, यहाँ पे एच जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है, C2 हो गया। अब यहाँ पे देखो डबल का भी माइनस कर दो 2, डबल हो जाएगा 4, 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो गया 2, तो C2H2 क्या हो गया, एल्काइन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे, ये जो हमारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ना इसकी, ठीक है, वो हमें याद करनी होती है। अब आ जाओ ओजोन के ऊपर। ये जो हमारा ओजोन होता है यानी कि हमारा O3 होता है, ये हाईली अनस्टेबल ट्राइएटॉमिक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है, एलोट्रॉप का मतलब होता है कि जहां पे हमें देखने को मिले कि केमिकल फॉर्म जो है, मतलब कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो सेम है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमने कहा कि ये ओजोन का क्या है, हमारे पास एक एलोट्रॉप है। देखा जाए ऑक्सीजन और O3, ये दो एलोट्रॉप्स बन रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन के। दोनों किससे बने हुए हैं, ऑक्सीजन के, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँ तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी एंड इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। और O3 के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो हाईली अनस्टेबल ट्राइएटॉमिक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। इसको हम ओजोनाइड ऑक्सीजन भी बोल देते हैं, डार्क ब्लू कलर की होती है, एयर के मुकाबले काफी हैवी होती है और पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होती है, डायमैग्नेटिक होती है। देखो जब भी हम डायमैग्नेटिक के हिसाब से बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे ना ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होती है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होती है, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक तो उसका भी एक तरीके से ऊपर वाला रूप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको ध्यान से देखना, मरकरी जो है इट लूजेस इट्स मिनिस्कस इन कांटेक्ट विद ओजोन, इसको हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। मान लो तुमने यहाँ पे मरकरी रखा है, ये जो मरकरी होता है ये कैसा होता है, ये होता है अपना लिक्विड इन नेचर, राइट। है तो ये क्या अपने पास है, ये मेटल, लेकिन इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, राइट।
तो यहाँ पे मरकरी रखा हुआ है। अब देखा जाए तो यहाँ पे हमें नॉर्मल इसकी कॉन्वेक्स शेप देखने को मिलेगी ना, अगर मैं इसको किसी ग्लास के ऊपर रख दूंगी, राइट। अब मान लो अगर ये ओजोन गैस के कांटेक्ट में आ गया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसकी जो कॉन्वेक्स शेप है ये हट जाएगी, यानी कि अब ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल जो ग्लास है ना उसके साथ चिपक जाएगा। ऐसा हमें क्यों देखने को मिला, क्योंकि जब भी ये जो मरकरी है वो ओजोन के कांटेक्ट में आता है तो अल्टीमेटली क्या बना देता है, Hg2O, यानी कि मरकरस ऑक्साइड बना देता है, विच इज सॉलिड। ठीक है, अगर सॉलिड है तो वो किसके साथ अडेयर हो जाएगा, ग्लास के साथ अडेयर हो जाएगा। इसी को हम बोल देते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। और ये जो हमारा मरकरी होता है ये जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लीचिंग ब्लीचिंग और जैसे डाइज बालों में लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं, फैब्रिक्स को ब्लीच करते हैं, तो वहां पे भी हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कैम्फर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सील बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि अमोनिया हो गया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 हो गया अपने पास, या कैल्शियम साइनामाइड बनाने में भी ये हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अमाइड लिखा हुआ है। अमाइड का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और साथ में तुम्हारा अमाइन का ग्रुप। ठीक है, तो ये उजाला ग्रुप जहां पे भी लगा होता है ना उसको हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप। इवन अगर मैं लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो ये क्या करता है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, साथ में जो फूड स्टफ है, तुमने देखा होगा भाई कि जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं उसके अंदर एयर भरी होती है, तो कौन सी एयर भरी होती है, नाइट्रोजन भरी होती है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके उन चिप्स की, रेंसिड ना हो सके, सैलाब ना जाए वो चिप्स जो है। ठीक है, इसके अलावा इनर्ट एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करती है आयरन के लिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन जो है उसको एक तरीके से ब्लॉक कर देती है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ गैस फिल्ड थर्मोमीटर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हाई टेम्परेचर को मेजर किया जा सके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के अंदर हम जो सोप्स भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ग्लास भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। बाकी आई होप कि तुम्हें ये वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। वैसे तो ज्यादातर थ्योरी ही हमें देखने को मिली है यहाँ पे, कुछ कुछ चीजें तुम्हें यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो। बाकी बाय बाय, ऑल द बेस्ट।